तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा 2019 का सेट ए का प्रश्न जो 15 है वो एक न्यूमेरिकल है जो कि बहुत ही आसान है। ये चौथी यूनिट से रिलेटेड है। इसके अंदर कहता है कि ये सीरीज एलसीआर सर्किट, एलसीआर सर्किट का मतलब एक ऐसा सर्किट जिसके अंदर तीनों लगे हुए हैं। एल का मतलब देखो ये इंडक्टेंस हो गया, सी का मतलब कैपेसिटर हो गया, एल सी आर, आर रेजिस्टेंस हो गया। ये तीनों सीरीज़ के अंदर हैं और एक वेरिएबल फ्रीक्वेंसी एसी सोर्स के साथ जुड़े हुए हैं, एल सी आर। ठीक, तो ये तीनों के मान भी दे दिए। देखो कनेक्टेड आर इज इक्वल टू 44 ओम, इसका मान तो दे दिया 44 ओम, और सी का मान दे दिया 8 माइक्रो फ्रेड। माइक्रो का मतलब कितना होता है 10 की शक्ति -6 फ्रेड। और एल दे दी डियर स्टूडेंट्स 50 हेनरी। एच का मतलब हेनरी, इंडक्टेंस की यूनिट क्या होगी, हेनरी होगी। तो ये हमको दिया हुआ है, तो हमने इसके अंदर 3 बात निकालनी, 3 नंबर ले जाओ। पहली बात तो निकाल के दिखाओ एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फिर हमने इम्पीडेंस निकाल कर दिखाना है, फिर हमने करंट निकाल कर दिखाना है एट रेजोनेंस। देखो रेजोनेंस क्या होता है, ये नई चीज़ सिखाने की। रेजोनेंस का मतलब होता है कि रेजोनेंस एक ऐसी फ्रीक्वेंसी जिसके ऊपर रेजिस्टेंस मिनिमम हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल जो तीनों का जो कंबाइंड रेजिस्टेंस होगा मिला के, उसको हम जेड से बोलते हैं, इसको इम्पीडेंस बोलते हैं। इसका फार्मूला होता है आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स सी का स्क्वायर अंडर द रूट। डियर स्टूडेंट्स, ये वाला तो हिस्सा फिक्स है, और लेकिन ये जो है ना एक्सएल एक्स सी, ये डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी के ऊपर, ये वाली फ्रीक्वेंसी के ऊपर। तो रेजोनेंस वो कंडीशन होगी जिस कंडीशन के ऊपर ये बिल्कुल ख़त्म हो जाए, कम हो जाए। जैसे एक्सएल का फार्मूला होता है एल ओमेगा -1/c ओमेगा, ये इनके फार्मूले होते हैं। इनके नाम सुन लो। इसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस, ये एक्सएल को हम बोलेंगे इंडक्टिव रिएक्टेंस, इसको हम बोलेंगे कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इसका फार्मूला होता है एल इंटू ओमेगा, ओमेगा का फार्मूला होगा 2π न्यू। इसको एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। सीधी सी बात, आ जाओ काम की बात। रेजोनेंस की कंडीशन के ऊपर ये मिनिमम होता है। ये मिनिमम कब होगा भाई बताओ, ये चीज़ मिनिमम कब होगी, जब ये ख़त्म हो जाए, यानी कि ये बराबर हो जाए। जैसे कई बार देखो हम जो रेडियो लगाते हैं, रेडियो तो भाई होंगे शायद देखे होंगे आपने, जब रेडियो को हम किसी एक फिक्स स्टेशन के ऊपर फिक्स करते हैं तो उसकी फ्रीक्वेंसी जैसी सेट हो जाती है तो वो स्टेशन पकड़ जाता है, उस स्टेशन के ऊपर आवाज़ आती है, हम सुनने लग जाते हैं। और उससे थोड़ा सा भी आगे पीछे करते हैं तो इतना ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है कि वहाँ पे रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, करंट की सप्लाई कम होती है। तो यानी कि सीधी बात ही मैंने ख़त्म कर दी। और अब देखो Z इज इक्वल टू आर, तो हमारा एक तो हो गया भाई यही कि हमने इम्पीडेंस बताना था, वो आर के बराबर ही होगा। तो आर का मान कितना है 44, तो मेरा ये सवाल तो हो गया अभी 44 ओम के बराबर होगा। एक नंबर का तो मैं अपना हकदार हो चुका हूँ। ठीक, दूसरा आई का मान बताओ। आई का मान होता है ओम लॉ के हिसाब से V इज इक्वल टू आई आर। शायद मेरे ख्याल से आपको क्लियर दिख रहा है, नहीं? हाँ, लेकिन हम यहाँ पे आर नहीं लिखेंगे क्योंकि तीनों चीज़ शामिल है ना इसके अंदर। तो यहाँ पे मैं जेड लिखूँगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हो गया जेड, और आई का मान निकालना था। तो वी का मान कितना दे रखा है हमारा, इसमें लिखा है 220 वोल्ट, तो मैं इसकी जगह 220 लिख देता हूँ। जेड का मान आर के बराबर ही है 44। आई इसको काटे पिटेंगे, 22 दूनी 44, 22 10 2 कितना आएगा 5 एम्पियर। मेरा एक नंबर यहाँ मिल गया मेरे को। ठीक है, कितने आसान सवाल आता है हरियाणा बोर्ड में, देखो। उसके बाद आता है ये वाला निकालना, ये तो और भी आसान है। ये फार्मूला याद रखो एंगुलर फ्रीक्वेंसी का 1/LC। तो 1/L का मान ये रहा 50, सी का मान 8 10 की -6, चॉकलेट खाओ रेपर उतारा करो, ये माइक्रो दे रखी थी, इसको हटाओ, और अंडर द रूट। इसको सोल्व करेंगे अभी 1/400। देखो बिल्कुल जोर नहीं पड़ेगा, 400 का वर्गमूल कितना होता है 20, और ये बन जाएगी हमारी 10 की शक्ति -3, और -3 जाके कैसे बनी 10 की -3 समझ गए होगे ना। 10 की -6 अंडरूट का मतलब 1/2 होता है, तो कट पीट का कितनी आएगी 10 की -3। 10 की -3 ऊपर जाके क्या हो जाएगी +3।
ये इसको सोल्व करेंगे अभी। ये हो गया हमारा 1/20, 400 का वर्गमूल 20 होता है, और 10 की 3 को मैं लिख दूँ 1000, 10,000, 10 की 2 होगी 100, 10 की 2 100 होगी, 10 की 3 होगी 1000, काटो इसको, ये आ गई 5। एंगुलर फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है रेडियन सेकंड इनवर्स। तो ऐसे एक नंबर मेरा ये मिल गए। तो अब इसमें बताओ ये नंबर कटेंगे। न्यूमेरिकल के नाम से बच्चे डरते हैं, न्यूमेरिकल से मत डरो, न्यूमेरिकल हमारी परसेंटेज को बहुत हाई लेके जाते हैं। इन कितना आसान चीज़ थी। रेजोनेंस की कंडीशन क्या होती है, रेजोनेंस की कंडीशन के ऊपर करंट और रेजिस्टेंस दोनों, रेजोनेंस की कंडीशन के ऊपर इम्पीडेंस और रेजिस्टेंस दोनों बराबर करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स ये न्यूमेरिकल जो मैंने आपको करवाया आपको समझ में आया होगा, और मेरी बताई हुई बात अगर आपको समझ में आ रही है तो साथ के साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करो। थैंक्स। तो डियर स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर जो 17 है वो है कि एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर का जो प्रिंसिपल है उसको लिखो, और उसकी जो एप्लीकेशन आती है, ड्रा द लेबल्ड सर्किट डायग्राम फॉर कंपेयरिंग ऑफ ईएमएफ ऑफ टू सेल। दो सेल के ईएमएफ को कंपेयर करने के लिए इसकी एप्लीकेशन आती है पोटेंशियोमीटर को, उसका सिर्फ डायग्राम बनाओ और इसके प्रिंसिपल को लिखो। तो 2 नंबर का तो हो गया हमारा ये, और 1 नंबर का हो गया प्रिंसिपल। ऐसे ब्रेकअप वाइज जिस पर्सन को दिया हुआ है। तो पोटेंशियोमीटर हम पढ़ेंगे क्या होता है, कैसे इसकी एप्लीकेशन होती है, सारी बात सीखेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स पोटेंशियोमीटर का मतलब होता है, देखो नाम से ही लिखा है पोटेंशियो जमा मीटर। इसका मतलब कि ऐसा मीटर जो पोटेंशियल डिफरेंस को नापे। पोटेंशियल डिफरेंस किसके बीच में होते हैं, सेल्स के बीच में। ये एक्यूरेटली नापता है, ठीक है। एक होता है एक्यूरेटली, एक होता है अप्रोक्सीमेटली। अप्रोक्सीमेटली का मतलब होता है लगभग, ये मापता है एक्यूरेटली। किसी भी सेल की जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको एक्यूरेटली मापता है, क्योंकि ये खुद अपने आप को ऑपरेट करने के लिए उस सेल में से करंट की चोरी नहीं करता है, उसमें से करंट को खींचता नहीं है। तो ये बिल्कुल सही नाप गया। इसका खुद का एक ड्राइविंग सेल होता है, इसीलिए पोटेंशियोमीटर को हम आइडियल वोल्ट मीटर भी कहते हैं। वोल्ट मीटर का भी यही काम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना, लेकिन वोल्ट मीटर उस सेल के अंदर से ही करंट करके खुद भी ऑपरेट होता है और फिर नाप के देगा। तो वो जो नापता है उसको हम बोलते हैं अप्रोक्सीमेटली। लेकिन इस पोटेंशियोमीटर का खुद का अपना सेल होता है जिसको हम ड्राइविंग सेल बोलते हैं। ये अपने सेल से ऑपरेट होकर उसको पूरा नाप के देता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं ये एक्यूरेटली नापता है। इसलिए इसको किस चीज़ की संज्ञा दी गई है, इसको संज्ञा दी गई है आइडियल वोल्ट मीटर की। और डियर स्टूडेंट्स 1 नंबर का पर्सन मैं यहाँ भी तैयार करवाना चाहता हूँ। आइडियल वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो कितना होता है, इन्फिनिटिव। आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस कितना होता है, इन्फिनिटिव। और अगर आइडियल एमीटर होता जो करंट नापता है उसका रेजिस्टेंस होता है 0। ठीक है, 1 नंबर के 2 पर्सन में यहाँ तैयार करवा दिए। लेकिन आ जाओ अपने टॉपिक के ऊपर वापस। हमने तो बताना है कि प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर क्या होता है। पोटेंशियोमीटर एक ऐसी अरेंजमेंट है जिसके अंदर वायर लंबे होते हैं। ऐसे देखो 100 मीटर एक लकड़ी का बॉक्स होता है, इसके ऊपर एक 100 मीटर का पैमाना लगा होता है। ऐसे यूं देखो वायर लगे होते हैं 0 से 100, 100 से 200, 300, 400। इसी के साथ इसके वो होते हैं। तो एक रियोस्टेट होता है, एक सेल होता है। ये सारी चीज़ अभी मैं जो डायग्राम बनाऊंगा उसमें बताऊंगा। फिलहाल तो मैं इसका प्रिंसिपल जो है वो पक्का करवा देता हूँ कि मैं प्रिंसिपल क्या होता है। देखो, व्हेन ए कांस्टेंट करंट इज पास्ड थ्रू ए वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया। तो सबसे पहले तो डियर स्टूडेंट्स हम ये देखेंगे यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है। ऐसा यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया का मतलब ऐसा तार जो बीच में से उबड़ खाबड़ ना हो, उसको अगर हम हाथ से पकड़े तो बिल्कुल ऐसा स्मूथ फील हो, यूँ, उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया। जहाँ से गुजरने का करंट को गुजरने का जो रास्ता है वो बिल्कुल सीधा हो, उसके अंदर कभी मोड़ तोड़ ना हो, छोटा बड़ा ना हो। तो ये तो यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया तो हमारे समझ में आ गया।
और कांस्टेंट करंट भी गुजारना है, करंट की अमाउंट भी चेंज नहीं होनी चाहिए। तो देखो ऐसे मान लीजिए वायर हो गया, इस वायर के अंदर से कांस्टेंट करंट जा रहा है। जब कांस्टेंट करंट जा रहा है तो डियर स्टूडेंट्स इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो मैंने बताया है वो भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ए भी इसका कांस्टेंट हो जाएगा। इसके अंदर से आई करंट गुजर रहा है, कोई वायर ले लिया मैंने ये। आगे देखो, देन द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एनी पोर्शन ऑफ द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑफ लेंथ ऑफ दैट पोर्शन। वो जो पोर्शन होगा उसकी लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। जैसे ये मैंने बताया था आपको, ये 100 सेंटीमीटर पे आता है, इसके साथ एक 100 सेंटीमीटर का पैमाना आता है, इसके साथ एक जॉकी भी जुड़ी हुई होगी, और वो जॉकी मान लो ये तो 100 सेंटीमीटर का है, 0 से 100, ये 50 हो गया। वो जॉकी जब हम इस वायर के साथ टच करते हैं तो कोई एक ऐसी लेंथ आती है जिसके ऊपर उसकी सुई 0 हो जाती है, उस मान लो 40 पे 0 होगी तो इसको हम बोलेंगे L। और बाकी वाले कितने बोलोगे, 100 माइनस L, तो 100 माइनस L कितनी हो जाएगी, 60। तो ये इसका कितना होगा 60, ये कितना होगा 40। तो दैट पोर्शन, देखो पोर्शन जो बोला है ना, एनी पोर्शन ऑफ द वायर, ये रहा देखो, एनी पोर्शन ऑफ द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ दैट पोर्शन। तो इसको देखो अभी करवा देता हूँ, पूरा करवा देता हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा ओम्स लॉ का ये रेजिस्टेंस का फार्मूला होता है। इस फार्मूले को हम यहाँ रखेंगे आर के मान को। तो V इज़ आई इंटू आर का रख देता हूँ रो L बाई ए। अब देखो V जो है, V का मतलब है यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप, ठीक है। जो जो चीज़ कांस्टेंट वो हटाओ, इसमें लिखा है कि कांस्टेंट करंट इज फ्लोइंग, देखो कांस्टेंट करंट हटा दिया। जब कांस्टेंट करंट जा रहा होगा, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द वायर है, तो इसके अंदर ए भी कांस्टेंट हो गया। अच्छा, जिस जाति का तार है उस वही जाति का ही है, यानी कि सिल्वर है तो सिल्वर, गोल्ड है तो गोल्ड, तो ये भी कांस्टेंट होगा। जब देखो इतने कांस्टेंट हटेंगे तो यहाँ पे किस चीज़ का निशान आ जाएगा, प्रोपोर्शनलिटी का। तो आगे ना देखो, पोटेंशियल ड्रॉप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द दैट पोर्शन। तो ये है हमारा प्रिंसिपल आपने इतना लिखना है। उसके बाद अब हम डिस्कस करेंगे, ड्रा द लेबल्ड सर्किट डायग्राम ऑफ कंपेयरिंग ऑफ EMF ऑफ द टू सेल्स। पोटेंशियोमीटर में कौन कौन सी चीज़ यूज़ होती है उनको अभी हम एक डायग्राम बनाऊंगा, उसमें और अच्छी तरह समझा रहा हूँ अभी। तो डियर स्टूडेंट्स, पीछे वाले वीडियो के अंदर हमने इसका प्रिंसिपल पढ़ लिया था। अब बारी है इसके हम लेबल्ड सर्किट डायग्राम फॉर कंपेयरिंग EMF ऑफ टू सेल्स, हमने इनका डायग्राम बना दिया है। तो मैं आपको एक बार ये दिखाना चाहता हूँ कि पोटेंशियोमीटर होता कैसा होता है। जो मैंने डायग्राम बनाया है आपको समझ में आएगा। देखो ये जो मैंने डायग्राम बनाया है, ये वाला और ये वाला एक ही बात है। ये देखो, इसमें अब मैंने वायर लगा रखे हैं 0 से 100, फिर 200, 300, 400, यानी कि 400 सेंटीमीटर को मतलब 4 मीटर लंबे होते हैं। तो ये पहले जो आते थे वो आते थे सीधे ही 100 सेंटीमीटर यानी कि 1 मीटर लंबे, तो उनको मेंटेन करना लैब के अंदर मुश्किल होता था। अब गवर्नमेंट ने क्या काम कर दिया है, इनको साइज छोटा कर दिया है ताकि इसको हम मेंटेन कर सकें। तो आपको मैं इसमें दिखाना चाहूँगा, ये 50 सेंटीमीटर तक के ही होते हैं। इसमें देखो ये यहाँ पे आपने पैमाने में दिखाई दे रहा होगा, यहाँ देखो ये 49-50 तक ही है। यही वायर्स हैं जो मैंने बना रखे हैं। देखो ये सभी वायर जो हैं ये यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया है। देखो मैं इन पे हाथ लगा रहा हूँ, ये मुझे बिल्कुल स्मूथ फील हो रहा है। ये अपने जो पॉइंट्स हैं, देखो यहाँ पे ऐसे समझ लो अब इसको, ये पॉइंट्स है A और B, ये B पॉइंट है, ये A पॉइंट, ऐसे इनके साथ तार जुड़ के जाएंगे। और जिन जिन चीज़ों में हमने जोड़े वो मैं भी समझाऊंगा। पहले कैसा आता था डियर स्टूडेंट्स, ये और बताता हूँ। ये पेन से क्या है, देखो इस पेन को हम बोलते हैं जॉकी। देखो ये जॉकी है, ये जॉकी है। ये कहाँ पे है, देखो ये रही, ये यहाँ पे लगी हुई है वाली। इसको हमने इन वायर्स के ऊपर स्लाइड करना होता है, इस वायर्स के ऊपर स्लाइड करना होता है, ठीक है। तो आपने पोटेंशियोमीटर देखा, पोटेंशियोमीटर कैसा होता है, एक लकड़ी का टुकड़ा होता है, इसके ऊपर तार लगे होते हैं। तार की आवाज़ आ रही होगी, किसी को भी सोचे कि पेंसिल से खींच रखे हैं, पेंसिल से नहीं है, ये तार ही हैं। ये पैमाना है आधा मीटर का। इसमें 2 ही पॉइंट होते हैं और भी, ये याद रखना है।
पहले क्या होता था, 100 सेंटीमीटर का होता था। तो अभी मैं दिखाना चाहता हूँ, मैं एक पीस और भी है उसको जोड़ के ओम प्रकाश जी लेकर आओ इसको, आ जाओ इधर, आ जाओ इसके ऊपर से पूरा यहाँ खड़े हो जाओ, इनको जोड़ो सर, ऐसे ऐसे देखो। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम 1 मीटर का पैमाना लेते हैं तो इसका देखो 50 सेंटीमीटर तो हो गया, ये 50 सेंटीमीटर होगा, तो इसको मेंटेन करना मुश्किल होता है लैब के अंदर, इसलिए हम इसको आधे मीटर का बना दिया है ताकि आराम से हम काम कर सके। आधा इसकी लेंथ छोटी करके ये वायरों की संख्या बढ़ा दी। देखो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 10 वायर हैं। इसका मतलब 10 वायर का मतलब कितने हो गए, 5 मीटर। तो इससे तो बड़ा हो गया, इसमें तो 4 ही मीटर थे, इसमें 5 मीटर हो गए, तो ये ज़्यादा प्रभावी छोटे साइज़ का बना दिया। तो पोटेंशियोमीटर आपने देख लिया। थैंक्स ओम प्रकाश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय दिया। तो अब देखते हैं भाई इसकी क्या क्या चीज़ है, अब आपको समझ में आएगा, क्योंकि एक बार आंखों देखी 100 बार कानों सुनी से अच्छी होती है। आपके दिमाग में चल रहा था पता नहीं पोटेंशियोमीटर कैसा होता है, अब आपको पता चल गया कि पोटेंशियोमीटर जो एक लकड़ी का ही बॉक्स होता है, उसके ऊपर 2 पॉइंट्स होते हैं, ए और बी, एक पैमाना होता है जो पुराने ज़माने में आते थे, उस पर पूरा 1 मीटर का होता था, तो उसका साइज़ इतना बड़ा हो जाता था। जैसे अभी मैंने ओम प्रकाश जी जोड़ कर दिखाया था, तो उनको लैब के अंदर मेंटेन करना, सफाई करना मुश्किल होता था, टूट भी जाते थे वो। अब क्या आने लगे, अब 50 सेंटीमीटर के आने लग गए, साइज़ छोटा हो गया है, तारों की संख्या बढ़ा दी है, इसमें देखो 4 ही हैं। तो अब सीधी मोटा मोटी बात ये है कि भाई जैसे जितनी बड़े सेल का आप पोटेंशियल नापोगे उसकी लंबाई भी उतनी ही आएगी। अभी मैंने पीछे प्रिंसिपल में लिखा था कि V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। मान लो कोई 20 वोल्ट की बैटरी है तो उसकी लेंथ भी बहुत बड़ी आएगी। जैसे मान लो 180 सेंटीमीटर आ गई, तो 180 कहाँ पे बनेगी, देखो इसकी 100 तो यहाँ बन जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, ये जो खुट्टी सी बनाई है, इनका मतलब और समझ लो, इनका मतलब होता है कि क्रॉसिंग है, वायर की क्रॉसिंग है, वायर इनके साथ जुड़ा हुआ नहीं है। तो ये कितनी होगी, 180 सेंटीमीटर कहाँ आएगी, 100 तो ये होगी, यहाँ से आएगी। मान लो कोई 40 वोल्ट की बैटरी है तो उसका लेंथ और भी बड़ी होगी, मान लो वो आएगी 270 पे, 222 पे आएगी। तो 222 कहाँ है, 220 कहाँ आएगा, 320 समझ लो, 320 तो फिर भाई यहाँ से आएगी। समझ में आ गई, जितनी बड़ी बैटरी की पोटेंशियल उतना ही बड़ा एल का मान आएगा, ये इसका प्रिंसिपल है। अब ये तो समझ में आने ये तो आपको खेल खिलौना लग रहा होगा। इसमें 4 तार, 1 2 3 4, ये पैमाना, ये ए वाला पॉइंट है। ये ए वाला पॉइंट, ठीक है। इसके साथ क्या जोड़ना है, इसके साथ हमने एक तो सेल जोड़ना है, एक सेल और भी जोड़ना है। उसके बाद यहाँ पे 3 की है, 3 वे की, इसके 3 रास्ते, 2 वे की समझ लो, 2 वे की। 2 वे की का मतलब देखो कैसे, हम 1 और 3 को जोड़ेंगे तो बताओ अब करंट कहाँ से जाएगा, अब करंट जा रहा है इस सेल में से, देखो यूँ, ये बेकार है ये। लेकिन जब मैं इसको जोड़ दूंगा 2 और 3 को, तो अब बताओ कहाँ से करंट जा रहा है, अब करंट जा रहा है E2 सेल में से। तो जो सेल जितनी पावर होगी उतनी उसकी लेंथ आ जाएगी, और इस प्रकार दोनों की लेंथ को हम नोट करके, और फार्मूला है इसका E1/E2, ये तो समझ में आ ही गया था हमारे। इसका फार्मूला था E1/E2 बराबर L1/L2। मान लो, अब मैं थोड़ा छोटा करके समझा रहा हूँ, मान लो एक सेल था, उसकी लेंथ आई हमारी 80, दूसरा सेल था उसकी लेंथ आई 160, तो E1/E2। तो इनको हमने कंपेयर करना था। देखो यहाँ पे लिखा है कंपेयर करके दिखाओ, सेल की EMF को कंपेयर करना है, तुलना करनी है। तो तुलना कर दी भाई, एक उससे दुगना है, एक जो है वो दूसरे वाले से दुगना है, ऐसे हम कंपेयर करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो 3 नंबर का प्रश्न था, इसके अंदर आपने एक तो ये सर्किट डायग्राम बना के दिखाना था, जो आपको अब आसान लग रहा होगा, और इसका प्रिंसिपल लिख कर दिखाना था। प्रिंसिपल को मैंने बता दिया कि पोटेंशियल ड्रॉप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ दैट पोर्शन, और देसी भाषा में कहूँ तो जितनी बैटरी की बड़ी पावर होगी उसकी लेंथ भी उतनी ऊंची आएगी, 200 300 400 500 तक। तो उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। और डियर स्टूडेंट्स, मेरी ये बात बताई हुई आपको समझ में आ रही है, अच्छी लग रही है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक्स।
हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज का जो हमारा काम है वो है सन 2019 का सेट ए के 3 नंबर के प्रश्न हल करेंगे। तो उसका अंदर प्रश्न नंबर 14 जो है वो है व्हाट इज़ पोलराइजेशन एंड डिड्यूस ब्रिस्टल लॉ। ब्रिस्टल लॉ क्या होता है और पोलराइजेशन क्या होता है, इसके बारे में हम सीखेंगे। तो पोलराइजेशन की डेफिनेशन देनी है, ये बताना ये क्या होता है, 1 नंबर इसमें मिलेगा। और डिड्यूस ब्रिस्टल लॉ, ब्रिस्टल लॉ का हमने फार्मूला निकाल कर दिखाना है, वो हमने 2 नंबर उसके अंदर मिलेंगे। ब्रिस्टल लॉ होता है म्यू इज इक्वल टू 10 IP, ये हमने सिद्ध करके दिखाना है। अभी तो आपके लिए बिल्कुल अननोन है ये सब क्या चीज़ें होती हैं, इनके बारे में बताएंगे अभी सारी बात। तो स्टार्टिंग करते हैं हम पोलराइजेशन से। पोलराइजेशन क्या होती है? पोलराइजेशन जो लाइट है, लाइट के डबल नेचर होता है। लाइट का एक तो वेव नेचर होता है, और एक पार्टिकल नेचर होता है। देखो मैंने इसके अंदर ऐसे पार्टिकल भी बनाए हैं और वेव के रूप में भी दिखाए हैं। इसको हम बोलते हैं ड्यूल नेचर। ड्यूल नेचर, ड्यूल का मतलब जैसे हमारा मोबाइल फ़ोन आता है डबल सिम का, ड्यूल सिम। ड्यूल सिम का मतलब इसमें 2 सिम डलेंगे। ऐसे ही ड्यूल नेचर का मतलब है 2 नेचर कौन कौन से हैं? 2 नेचर, एक तो है वेव नेचर, ये होगी वेव वाला, और एक अंदर इसके अंदर देखो मैंने छोटे छोटे पार्टिकल से बनाए हैं, उनको हम बोलते हैं पार्टिकल नेचर। तो कुछ फिनोमेना तो ऐसे हैं जो लाइट को हम वेव नेचर मान के चलें तो उनको समझाए जा सकते हैं। कुछ फिनोमेना ऐसे हैं जो हम लाइट को एक पार्टिकल नेचर के रूप में ही मान के हम चलेंगे तो ही वो समझ में आएंगे, अदरवाइज वो समझ में नहीं आएंगे। तो कुछ फिनोमेना में से जो कौन कौन से फिनोमेना है जो वेव नेचर समझाने चाहते हैं, उनके अंदर आती है भाई नंबर 1 तो इंटरफ्रेंस। इंटरफ्रेंस जो है वो वेव नेचर से समझ में आती है। लाइट की जब वेव 2 वेव आके मिलेगी तो एक नई बड़ी वेव आओगी, उसको हम बोलते हैं इंटरफ्रेंस। इनकी बारी आएगी तो विस्तार से पढ़ाऊंगा। इसी तरह डिफ्रैक्शन एक फिनोमेना है, ये भी वेव नेचर से ही समझ में आएगा, वेव नेचर से। तीसरा अभी अपना टॉपिक आया हुआ है पोलराइजेशन। ये सारी जो बातें हैं इनको हम जब भी समझ सकेंगे जब हम मान के चलेंगे कि लाइट का वेव नेचर होता है। ठीक है, कुछ बातें ऐसी होती है जो लाइट को पार्टिकल नेचर समझ में आएंगी। जैसे फॉर एग्जांपल इससे ऊपर वाला जो पर्सन था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जब भी समझ में आएगा जब हम लाइट को मान के चलें कि वो पार्टिकल नेचर होता है। पोलराइजेशन ये तो मैंने पूरा किया अभी। तो पार्टिकल नेचर का मतलब कि पार्टिकल्स की लाइट जो है वो पार्टिकल के रूप में काम करता है। तो इसको मैं एक छोटे से बहुत ही आसान एग्जाम्पल समझाता हूँ। कि पोलराइजेशन क्या होती है भाई। पोलराइजेशन का मतलब होता है कि लाइट को बैन कर देना, उसको कैद कर देना। ठीक है, लाइट के अंदर जब भी हम लाइट की बात करेंगे तो लाइट के अंदर 3 वेक्टर होते हैं, वेक्टर E, वेक्टर B और वेक्टर C। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लाइट का मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर 3 वेक्टर होते हैं E, B, C, और ये आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो इसको हम बोलते हैं लाइट वेक्टर। ध्यान दो, वैसे तो इलेक्ट्रिक वेक्टर होता है, लाइट का मतलब इलेक्ट्रिक वेक्टर, B का मतलब मैग्नेटिक वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये प्रोपेगेशन वेक्टर। प्रोपेगेशन का मतलब वेव आगे बढ़ेगी तो ऐसे चलती है वो। ये तीनों आपस में एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, E परपेंडिकुलर, B परपेंडिकुलर, C। ठीक है, तो इसका हो गया लाइट वेक्टर। तो लाइट जो है वो ऑर्डिनरी जो लाइट होती है वो ऑर्डिनरी लाइट का मतलब सनलाइट, ये मान के चलो ये सूर्य दिखा दिया मैंने, और इस बात को मैं ऐसे भी दिखा सकता हूँ, सूरज की जो लाइट है वो सभी दिशाओं में चलती है। इस बात को मैं ऐसे भी दिखा सकता हूँ कि लाइट ऐसे चल रही है। और तो 3 वेक्टर दिखाने थे E, B, C। ध्यान देना, अभी मैंने इससे पहले समझाया कि 3 होते हैं E, B, C। तो आपको एक तो ये दिखाई दे गया, आपको एक तो ये दिखाई दे गया, ऐसे समझो, ये हो गया E, ये हो गया B,
अब सी दिखाई नहीं दे रहा है, देखो अब मैं सी को कहाँ दिखाऊं, तो सी के लिए हम डॉट बनाते हैं, डॉट। हो गए तीनों वेक्टर। अब हम बात करेंगे भाई पोलराइजेशन की। अब ये लाइट जो चलती हुई जा रही है, देखो ये सूरज की लाइट, ये वाली फोटो इस फोटो के बराबर है, ये वाली फोटो इस फोटो के बराबर है। क्योंकि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर 7 भाग होते हैं। 7 भाग कौन कौन से थे वो मैं कई बार बता दिया, एक्स, यू, वी, आई, आर, एम, जी। इनके अंदर हमें एक ही चीज़ जो विजिबल होती है, जिसके द्वारा हम संसार को देख पा रहे हैं, आप मेरे को देख पा रहे हो, तो ये विजिबल की वजह से होता है कि संसार की ऑब्जेक्ट्स को हम देख सकते हैं। तो ये 7 होते हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर 3 कंपोनेंट होते हैं, ई, बी, सी। और याद रख लेना ई बराबर बी सी। और कोई पूछे सी का मान निकालो तो सी बराबर ई बटे बी भी होता है। सी इज इक्वल टू ई बटे बी। ई बराबर बी सी और सी इज इक्वल टू ई बटे बी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थी जनरल इंट्रोडक्शन। अभी मैं पोलराइजेशन शुरू नहीं किया, अभी करूँगा शुरू। ये मैं अभी तक भूमिका बनाई है। इसके अंदर आप देखो सनलाइट जो है, सनलाइट को हम क्या बोलते हैं, ऑर्डिनरी लाइट, सामान्य लाइट। उसकी तस्वीर को मैं ऐसे भी बना सकता हूँ कि वो सभी दिशाओं में चलती है। उसी तस्वीर को मैं ऐसे भी बना सकता हूँ कि इसके अंदर 3 वेक्टर होते हैं, ई, बी, सी। तो मैंने तीनों दिखाए हैं आपको। एक तो सीधा चला गया ये वाला, एक परपेंडिकुलर है ये, और जो तीसरा जो मेरा पेन था, उस पेन को मैंने डॉटेड से समझा दिया। अब सुनो, अब होती है पोलराइजेशन की डेफिनेशन, आपको समझ में आएगी। द फिनोमेना ऑफ कॉन्फाइनमेंट। कॉन्फाइनमेंट का मतलब होता है किसी को लिमिटेड स्थान कर देना, किसी को जेल में बंद कर देना। भाई सीधी सी बात है, कोई आदमी जब जेल में बंद होगा तो उसको कोई 4 BHK का फ्लैट थोड़ी मिलेगा, उसको एक छोटी सी काल कोठरी मिलेगी। यानी उसको कन्फाइनमेंट कर देना, यानी उसकी जगह छोटी कर देना। इलेक्ट्रिक, द फिनोमेना ऑफ कॉन्फाइनमेंट वेक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक वेक्टर। देखो इलेक्ट्रिक ई, इसको हम लाइट वेक्टर भी बोलते हैं। इस लाइट वेक्टर को जेल में बंद कर देना, छोटा कर देना, उसके ऊपर प्रतिबंध लगा देना। टू ए सिंगल डायरेक्शन पासिंग थ्रू ए टॉर्मोनाइल प्रिज्म। अब ये जो हमारी जो लाइट जा रही है, ये देखो एक प्रिज्म है डियर स्टूडेंट्स। इस प्रिज्म के अंदर से जब मैं इसको गुजारूंगा, अब देखना इसके बाद से इसमें क्या होगा आगे। जैसे मैं दिखाता हूँ आपको, ये प्रिज्म समझ लो, इसको टॉर्मोलाइन साल्ट, निकोल प्रिज्म, इसको पोलराइड भी बोलते हैं। जब ये इसके अंदर से गुजरेगी तो इसके अंदर ये वाली चीज़, एक चीज़ के ऊपर बैन लग जाएगा, ये कट जाएगी, छोटी हो जाएगी। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिख दूं, तो अब देखो इसके अंदर से जो डॉट वाला पेन था वो कट गया, वो हट गया, वो उसके ऊपर बैन लग गया। ऐसे समझते रहो, ये था 1, ये था 2, ये था 3। जब इसको हमने प्रिज्म में से लाइट को गुजारा तो जैसे इसका ये हिस्सा कट जाए, अब ये 2 जा रहे हैं जैसे। ठीक है, इसी बात को मैं ऐसे भी लिख सकता था, यही बात ऐसे भी बन जाएगी हमारी कि ये तो सी वाला वेक्टर हो गया, और ये देखो ऐसे ही, ये बच गया, ये वाले कट गए। ठीक है, तो इस चीज़ को हम बोलते हैं पोलराइजेशन। पोलराइजेशन आपको समझ में आ गई होगी। पोलराइजेशन का मीनिंग क्या होता है? पोलराइजेशन का मतलब कटिंग करना, किसी को लिमिटेड कर देना। लाइट सभी दिशाओं में जा रही थी, पोलराइजर लगाने के बाद उसको काट दिया, छोटा कर दिया। द फिनोमेना ऑफ कॉन्फाइनमेंट, कॉन्फाइनमेंट का मतलब जेल में डाल देना, किसी को लिमिटेड कर देना किसी स्थान में रहने के लिए। ठीक है, जैसे लाइट सब की तरफ फैल रही थी, तो इसको हम ज़्यादा नहीं है भाई, ज़्यादा मत फैला, ठीक हो जा, अपनी लिमिट में आ जा। तो ये लगाने के बाद लाइट लिमिट में आ गई, इसका एक हिस्सा कट गया। इलेक्ट्रिक ऑफ द लाइट टू ए सिंगल डायरेक्शन, अब वो एक सिंगल डायरेक्शन में जा रही है। पासिंग थ्रू टॉर्मोलाइन क्रिस्टल। देखो डियर स्टूडेंट्स, ये जो है ना, ये है टॉर्मोलाइन क्रिस्टल, ये, और इसको हम निकोल प्रिज्म भी यूज़ कर सकते हैं। निकोल प्रिज्म कैसी होती है? 2 प्रिज्म, कैल्साइट की 2 प्रिज्म को इस हिसाब से जोड़े जाते हैं कि उसके अंदर से जब लाइट जाएगी, जब उसके अंदर से लाइट जाएगी तो उसका एक हिस्सा जो है वो रुक जाएगा, बैन लग जाएगा उसके ऊपर। ठीक है, ऑन ए पोलराइड। डियर स्टूडेंट्स, पोलराइड का मतलब एक और भी होता है, हम चश्मों को भी पोलराइड बोलते हैं। चश्मे, जो काले चश्मे हैं, जो काले चश्मे लगाते हैं जब ज़्यादा धूप हो,
तो उसके अंदर से जब लाइट एंट्री हमारी आँख में करती है तो वो बहुत ही पोलराइज्ड लाइट होती है, बहुत ही सुहावनी लाइट होती है। उसकी इंटेंसिटी जो है वो बहुत ही कम होती है, उसकी चमक कम होती है। पोलराइड नॉन एज पोलराइजर इज कॉल्ड पोलराइजेशन। तो भाई मैं उम्मीद करता हूँ पोलराइजेशन आपको समझ में आ गई होगी। ये थी पोलराइजेशन की कहानी। और पोलराइड क्या होते हैं, काले चश्मे हो गए, गाड़ी के आगे जो बड़ा शीशा होता है उसके आगे भी हम लगा देते हैं, क्योंकि शाम को जब गाड़ी चलेंगी तो उनकी लाइट उन पे हमारी आँखों के अंदर रिफ्लेक्शन डालती है, उनको वो एब्जॉर्ब कर लेती है और लाइट जो है वो अच्छी कम इंटेंसिटी की छण के हमारी आँख में जाती है, हमको अच्छी तरह पूरा रास्ता दिखाई देता है। तो पोलराइड की कहानी थी। काले चश्मों को पोलराइड बोलते हैं, पोलराइड कई जगह यूज किए जाते हैं। तो ये तो था पोलराइजेशन। अब उसके बाद आता है कि ब्रिस्टर लॉ को एक्सप्लेन करके दिखाओ। 2 नंबर का है, ब्रिस्टर लॉ क्या होता है, इसको भी देखते हैं अभी। हाँ तो डियर स्टूडेंट देखते हैं ब्रिस्टर लॉ क्या है। इसका सेकंड पार्ट है जो 2 नंबर का आ रहा है, इसकी डेफिनेशन देनी इसकी और प्रूफ करके दिखाना है। ब्रिस्टर लॉ ने बताया, देखो अब तो डियर स्टूडेंट आपके समझ में आने लग गया होगा कि अनपोलराइज्ड लाइट क्या होती है। अनपोलराइज्ड वो होती है जो सूर्य की जो सामान्य लाइट है उसको हम क्या बोलते हैं, अनपोलराइज्ड। इसके अंदर सारे कंपोनेंट है, ई भी है, बी भी है और सी भी है, ठीक है। उसको हम दिखाएंगे, ऐसे मैंने समझा दिया अभी। ये डॉट भी है, ये वाला प्रोपेगेशन वेक्टर भी है, ई बी सी 3 होते हैं इसमें, ई बी और सी, ये तीनों आपस में एक दूसरे के 90 डिग्री के ऊपर होते हैं, ई बी और सी, ठीक है, समझ गए। तो ई को हम लाइट वेक्टर बोलते हैं। उसके बाद देखो, जैसे ये लाइट किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर टकराएगी जाके, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल गिलास ले लिया, ठीक, तो इसका एक हिस्सा तो रिफ्लेक्ट होकर ऊपर चला जाएगा, देखो इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्ट होना। और जो रिफ्लेक्टेड लाइट होगी वो होगी पोलराइज्ड लाइट। पोलराइज्ड का मतलब छनी हुई लाइट, बिल्कुल उसका एक हिस्सा कटा हुआ है, यानी कि अब वो हमारी आँख में कोई नुकसान नहीं करेगी, उसको हमने पोलराइज्ड कर दिया है, समझ में आई। तो ये होगी रिफ्लेक्टेड लाइट होगी ये तो। उसके बाद लाइट को जाना तो चाहिए था सीधा, लेकिन वो अपने रास्ते से मुड़ जाती है, इस फिनोमेना को हम बोलते हैं रिफ्रैक्टेड। रिफ्रैक्टेड का मतलब लाइट का मुड़ जाना। तो अब देखो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है कि जिस एंगल के ऊपर वो एंट्री कर रही है इस एंगल को हम बोलते हैं पोलराइजेशन एंगल, पोलराइज्ड एंगल, ठीक है। और जितना एंगल ये बनता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है साइन आई इज इक्वल टू साइन आर, यानी कि ये एंगल भी कितना होगा, आई पी ही होगा, ठीक है। उसके बाद इस एंगल के ऊपर जो रिफ्लेक्टेड रे है, ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे है, रिफ्लेक्टेड समझ गए होगे, जैसे शीशे के साथ लाइट टकरा के वापस उसी मीडियम में आ जाना। ये जो रिफ्लेक्टेड है और रिफ्रैक्टेड है, इन दोनों के बीच में एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री का, इस एंगल के ऊपर। देखो मैं इस फिनोमेना को समझाता हूँ कि कई बार हमारे पास जैसे 2000 रुपये का नोट है तो उसके ऊपर वाटर मार्क टाइप में लिखा 2000। आप वैसे ऑर्डिनरी आँख से देखोगे, ऐसे देखोगे नहीं दिखाई देगा, लेकिन जब उसको हम आँख के बिल्कुल सामने ऐसे लेके आते हैं नू, और जब उस पर लाइट गिरती है एक विशेष एंगल के ऊपर, तो हमें वो वहाँ पे 2000 रुपये लिखा हुआ दिखाई देता है। समझ में आ गई बात। उससे पहले हमको वो दिखाई नहीं दे रहा था। तो अब वो जो लाइट उस 2000 रुपये पर टकरा के और जब हमारी आँख के अंदर आ रही है, वो लाइट जो है वो कैसी लाइट है, वो है पोलराइज्ड लाइट, विशेष एंगल के ऊपर ही दिखेगा, ठीक है। अब देखो हम इसका प्रूफ करते हैं। प्रूफ क्या है कि हमने सिद्ध करके दिखाना है म्यू इज इक्वल टू 10 आई पी। तो पहले इससे पहले इसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं ब्रिस्टल लॉ की। दिस लॉ स्टेट्स दैट व्हेन अनपोलराइज्ड लाइट, डियर स्टूडेंट्स आपको पता चल गया अब तो अनपोलराइज्ड लाइट कौन सी होती है, जो सूर्य की लाइट, ऑर्डिनरी लाइट, ऑर्डिनरी लाइट, सनलाइट भी बोलते हैं इसको हम, ये अनपोलराइज्ड होती है। देसी लाइट, जिस लाइट के अंदर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो अनपोलराइज्ड लाइट है। इज इंसिडेंट ऑन ए ट्रांसपेरेंट रिफ्लेक्टिंग सरफेस लाइक गिलास और वाटर। जैसे गिलास था कोई, इसके ऊपर आके टकराई है, कोई स्लैब टाइप की थी, रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये हो गया, मेरा मोबाइल का स्क्रीन था, इस पर आके टकराई है। पानी के ऊपर भी टकरा सकती है, कहीं भी टकरा सकती है वो, और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है म्यू। ये मैं थोड़ा विस्तार से बाद में बताऊंगा, अभी मान के चलो हर मीडियम का एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है जिससे वो उस रे को मोड़ता है, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू एट द पोलराइजिंग एंगल आई पी, देन ये हमने सिद्ध करके दिखाना। तो इसका हम प्रूफ करेंगे।
बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है मेरे हरियाणा बोर्ड का। इसका प्रूफ इतना एकदम चुटकी में सिखा रहा हूँ। देखो ये जो लाइन है, ये लाइन हमारी स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन कितने का एंगल बनाती है? 180 डिग्री का। इसका मतलब ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, और ये जो मुड़ गई इसको मैं आर लिख दूँ, आर रिफ्रैक्टेड एंगल है, रिफ्रैक्टेड एंगल। ये तीनों के तीनों बताओ 180 के हैं कि नहीं? तो तीनों एंगल 180 के हैं। कौन कौन से वो तीन एंगल बताओ भाई, उनके नाम? उनके नाम है IP प्लस 90 प्लस R इज इक्वल टू 180 डिग्री। और यहाँ से हम निकाल रहे हैं R का मान। R कितना आ गया? R इज इक्वल टू, ये बच गया 90 माइनस IP। और हमने तो सिर्फ तो ये करके दिखाना है, म्यू इज इक्वल टू 10 IP। म्यू का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम ध्यान देना थोड़ा। एक हमारा फार्मूला है ऑप्टिक्स का, रिफ्रैक्शन का, स्नेल्स लॉ से। स्नेल्स लॉ होता है, स्नेल्स लॉ इज म्यू इज इक्वल टू साइन I बटे साइन R। मेरे ख्याल से आपको स्क्रीन दिखाई दे रही होगी। म्यू इज इक्वल टू साइन I बटे साइन R। और यहाँ से मैं I का मान रखूँ तो साइन I रख लेता हूँ, साइन R की जगह डियर स्टूडेंट्स हम रखेंगे 90 माइनस IP। तो ये होगी 90 माइनस IP। और 90 जो होती है वो, 90 जो होगी वो क्या बना देगी? साइन का क्या हो जाता है? कोस। तो इसको मैं लिख दूँ, अब ये IP थी, साइन IP बटे कोस IP। साइन बटे कोस को हम क्या बोलते हैं? 10। तो हमारा ये पर्सन जो था, म्यू इज इक्वल टू 10 IP प्रूव हो गया है। यही हमने सिद्ध करके दिखाना है। तो हमारा जो 3 नंबर का पर्सन था, इसके अंदर हमने इतना काम करना है। पोलराइजेशन की डेफिनेशन इससे पीछे मैंने पूरी पढ़ाई है, उसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। ब्रिस्टल लॉ क्या होता है? ब्रिस्टल लॉ मैंने बता दिया कि जब लाइट किसी विशेष एंगल के ऊपर आके गिरेगी तो वो जो रिफ्लेक्टेड लाइट होगी, जो मुड़ के जा रही है उसी मीडियम में, वो वाली लाइट कैसी होगी? पोलराइज लाइट होगी। और रिफ्रैक्टेड वाली कैसी होगी? पार्शियली का मतलब होता है आधी अधूरी, ये वाली लाइट होगी। ये तीनों 180 का एंगल था। ये समझ में आ गया होगा आपको। तो ये पर्सन आपको समझ में आ गया। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ और आपको मेरी बात समझ में आ रही है और अच्छी लग रही है, सही समझ में अच्छी तरह आ रही है, तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करो ताकि हमारा मोटिवेशन इससे आगे और बढ़ता रहे। थैंक्स। हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? हमारा आज का जो टॉपिक है वो है सन 2019 सेट A 3 नंबर के पर्सन फिजिक्स पेपर हरियाणा बोर्ड। ये हम सोल्व करवाएंगे। तो इसी सीरीज़ के अंदर हमारा जो 16 पर्सन आया है, 16 पर्सन है कि डिफाइन एम्पियर सर्किट लॉ। एम्पियर सर्किट लॉ क्या होता है? इसके 3 पार्ट पूछे हुए पर्सन के। तो इसका एक पार्ट मैं पहले वाला करवा रहा हूँ कि एम्पियर सर्किट लॉ क्या होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं इसको समझाऊँ उससे पहले ये बताता हूँ कि काम क्या आता है। एम्पियर सर्किट लॉ, किसी भी वायर के अंदर से करंट जा रहा हो और उस वायर से हम कोई आकृति भी बना दें, क्लोज शेप कर दें, इसी वायर का मैं ऐसे बना दूँ, सोलिनॉइड बना दूँ, इसको हम बोलते हैं। इसी वायर को कि मैं किसी रोड के ऊपर अपनी उंगली के ऊपर उस वायर को ऐसे लपेट दूँ तो इस वायर को शेप चेंज होगी, सोलिनॉइड। इसी वायर को मैं एक कोई ऐसा कड़ा लेके, कड़ा सा, उसके ऊपर इस तार को ऐसे यूँ लपेट दूँ, देखो ऐसी आकृति को बोलते हैं टोराइड। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? सोलिनॉइड। वायर एक ही था। तो एम्पियर सर्किट लॉ क्या होता है? जब किसी वायर में से करंट जा रहा हो तो क्या बनता है? मैग्नेटिक फील्ड। और वो मैग्नेटिक फील्ड कितना बनता है? क्लोज्ड सर्किट के ऊपर, क्लोज्ड सर्किट हो, क्लोज्ड पाथ हो, उसको ज्ञात करने के लिए इसको हम यूज़ करते हैं। ये इसकी एप्लीकेशन है। तो हम स्टार्टिंग करते हैं। हमारे साथ 1 नंबर में इसकी डेफिनेशन पूछी है कि एम्पियर सर्किट लॉ क्या होता है। तो करें शुरुआत। देखो डायग्राम को देखो पहले। एक स्ट्रेट वायर था, ये ऐसे ना, जैसे मैं अपने ये कोई कॉपी का पेज है, प्लेन समझ लो, इसके अंदर अपना पेन जैसे डाल दूँ तो आपको ये बीच का हिस्सा जो इसके सामने है वो दिखाई नहीं दे रहा होगा, ऊपर दिख रहा है, नीचे दिख रहा है। ठीक है, तो ये तो ये वाला सीन हो गया। और मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो छल्लों में बनता है, ऐसे रिंग के रूप में। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ऐसे
इस टाइप से बन रहा है, तो हमने उसका मान निकालना होगा। वो कैसे निकलेगा, वो हम इसको लॉ को यूज़ करते हुए निकाल लेते हैं। साइंस के अंदर पहले छोटे काम के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे देखो यहाँ से लेके पी से क्यू तक, तो पी क्यू किसके बराबर है, डी एल के बराबर है। और कोई पूछे कि भाई इसकी पूरी लेंथ बताओ, तो एल किसके बराबर हो जाएगा, 2πr। ये एक वायर है जिसके अंदर से आई करंट चल रहा है। तो डायग्राम समझ में आ गया, डायग्राम समझ में आ गया, ला भी समझ में आ गया। अब देखो हमारे जो पेपर में आया है, 1 नंबर का काम है, सिर्फ ज़्यादा रामायण नहीं लिखनी। ये तो मैंने समझाया आपको कि भाई सोलिनॉइड टोरॉइड क्या होते हैं, क्या काम आते हैं। अब देखो डिफाइन एम्पियर सर्किट ला, यहाँ से शुरू कर देते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जब यहाँ इसके पीछे एल लिखा हो तो लाइन इंटीग्रल बोलेंगे आगे वाली फिजिकल क्वांटिटी का। यहाँ पे एस लिखा हो तो उसको हम सरफेस इंटीग्रल बोलेंगे, वी लिखा हो तो वॉल्यूम इंटीग्रल बोलेंगे। जैसा हो वैसा कर दिया करो, ठीक है। तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, देखो द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट पासिंग थ्रू द सर्किट। ये जो मैंने वर्ड बोले हैं इसको देखते हुए ये सारे ऊपर लिखने हैं, बस इसको सजाना है, हमारे 1 नंबर मिल जाएगा। देखो क्या लिखते हैं, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इट स्टेट्स दैट लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड एनी क्लोज्ड पाथ, ये होगा ना, देखो क्लोज्ड पाथ, इसको सर्किट भी बोल देते हैं, इज इक्वल टू, ये आ गया इक्वल टू का निशान, इज इक्वल टू म्यू नॉट। म्यू नॉट को क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट परमीबिलिटी। और डियर स्टूडेंट्स, मैं याद करवाना चाहता हूँ, अगर ये एप्सिलॉन होता तो इसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी। स्पेलिंग पे ध्यान देना थोड़ा, परमिटिविटी बोलते हैं, ये पहली यूनिट में यूज़ होती है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर परमीबिलिटी बोला जाता है। टाइम्स द टोटल करंट आई थ्रेडिंग। थ्रेडिंग का मतलब होता है जैसे सुई से, जैसे कोई कपड़ा हो उसके अंदर हम ये पिक करने वाले नहीं होते हैं, एक कोई बेचने वाला ऐसी सुई भी लाया करता है, जैसे हम कोई एक कपड़े के ऊपर मोर, कबूतर, तितर ऐसे डिज़ाइन बना देते हैं, तो वो बार बार वो सुई ऐसे यूँ चलती रहती है उसके अंदर, इसको हम बोलते हैं थ्रेडिंग। ऐसे ही समझ लो कि ये इसके अंदर थ्रेडिंग हो रही है करंट की, क्लोज्ड सर्किट, और ये इसका मैथमेटिकल पार्ट है। हमारे पेपर में इतना पूछा है, इतना लिखोगे अपना 1 नंबर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का एक भाग पूरा हो गया है। डिफाइन एम्पियर सर्किट ला, इतना लिखो, पहले डायग्राम बनाओ, उसके मैथमेटिकल पार्ट को याद करो और इसको ऊपर एक्सप्लेन कर दो। उसके बाद आता है इसका जो सेकंड पार्ट है, वो मैं भी करवा रहा हूँ। सेकंड पार्ट में पूछा है कि एक्सप्रेशन बताओ क्या होगा, सिर्फ हमने एक्सप्रेशन लिख के दिखाना है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका सेकंड पार्ट जो है 1 नंबर का ही है। पर्सन तो 3 नंबर का है, लेकिन उसके टुकड़े कर दिए 3। तो उसका जो सेकंड पार्ट है उसके अंदर कहता है कि राइट द एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड एट डिस्टेंस आर फ्रॉम ए स्ट्रेट इनफाइनाइट वायर। देखो स्ट्रेट का मतलब होता है सीधा, इनफाइनाइट का मतलब पता नहीं ये तार कहाँ गया और पता नहीं ये तार कहाँ से आया है, कहाँ जाएगा, उसको हम इनफाइनाइट बोलते हैं। कि पाताल से आया है आकाश में जाएगा, समझ गए। इनफाइनाइट का मतलब लंबा तार है, घना लंबा तार है, और कैरिंग करंट आई और उसके अंदर से आई करंट गुजर रहा है, तो इसके चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा उसका एक्सप्रेशन हमने लिख कर देना है। तो मैं बताता हूँ क्या होता है, आपने जो लिखना है वो B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4π 2I/r, ये लिखना है हमने, बस इतना काम है। खाली एक्सप्रेशन लिख के दिखाना है, प्रूफ नहीं करना है इसका, ये आपने याद करना है। स्ट्रेट वायर की वजह से इसका उत्तर ही आता है। मैं थोड़ा समझाता हूँ इसको। देखो यहाँ से मान के चलो कोई P पॉइंट है, ये P पॉइंट है और ये एंगल थीटा है। इसको हम P पॉइंट को यहाँ ले लेते हैं ताकि दिक्कत ना आएगी। यहाँ से R दूरी पे है, ये दूरी को हम A मान लेते हैं। ये एंगल है फाई, ये एंगल है थीटा। तो जब ध्यान दो डियर स्टूडेंट्स, जब ये वायर इनफाइनाइट हो जाएगा तो ये वाला इनफाइनाइट का मतलब होता है ये वाला एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, और नीचे भी देखेंगे तो ये वाला भी 90 डिग्री हो जाएगा, π/2 हो जाएगा। तो
हमारा जो एक नंबर में पूछा है आपको सिर्फ इतना ही करके दिखाना है, बी के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड का मान होगा इतना, ठीक है। इसी क्वेश्चन का जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट के अंदर पूछता है कि इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो कौन सा लॉ देगा, किस लॉ से इसकी डायरेक्शन दी जाएगी, वो और देखते हैं अभी। तो डियर स्टूडेंट्स, इस पर्सन का जो तीसरा पार्ट है उस पार्ट के अंदर पूछता है कि आपने अभी जो पीछे जो मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन लिखा था उसकी डायरेक्शन को कौन सा लॉ देगा। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को देने के लिए जो लॉ है उसको हम बोलते हैं राइट हैंड थंब रूल। स्ट्रेट वायर का राइट हैंड थंब रूल की सहायता से इसका हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बता सकते हैं। कैसे बताएंगे, देखो कि जो वायर जा रहा है उसके अंदर करंट, देखो मेरा मार्कर समझ के चलो कि मेरा जो मार्कर है वो का जो ऊपर पेन है ये करंट की डायरेक्शन है, तो इसको मैंने राइट हैंड लेना है। राइट हैंड ये है, राइट हैंड के साथ मैंने अंगूठा मैच कर देना है। अब देखो उंगलियां तुम्हारी तरफ आ रही हैं, बाहर की तरफ, यूँ उंगलियां बाहर की तरफ आई है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी आउटवर्ड, बाहर की तरफ, ठीक है। और अगर डियर स्टूडेंट्स मेरा पेन नीचे होता तो मैं इसके साथ देखो हैंड जो लिखा वही यूज़ करना है, राइट हैंड को ही मैंने यूज़ किया है। अब मैं इसको बंद कर रहा हूँ, देखो ऐसे यूँ, इसको देखो मैं बंद कर रहा हूँ ये, तो मेरा हाथ बोर्ड की तरफ गया है ना, इसको हम बोलते हैं इनवर्ड, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, आउटवर्ड, इसको क्या बोलते हैं, आउटवर्ड, बाहर की तरफ। तो इसमें ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो कौन सा लॉ यूज़ किया जाता है बताओ, राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल यूज़ करके इसको हम यूज़ करते हैं, डायरेक्शन दी जाती है। इसी बात को दूसरे अंदाज में बताया है मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल। ये साइंटिस्ट का नाम है मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल। कॉर्क होता है बच्चों जो बोतल के ऊपर हम लगाते हैं, छोटी सी कॉर्क की बॉल भी आती है, वो थोड़ी फ्लेक्सिबल सी नरम सी होती है, उसके अंदर हम कोई होल कर सकते हैं। तो ऐसे समझो कि ये कोई पेच है एक, ठीक है, उसको मैं राइट हैंडेड ऐसे घुमा रहा हूँ, देखो पेच का लगा कैसे यूँ घुमा रहा हूँ यूँ, तो बताओ पेच ऊपर की तरफ जाएगा ना, ठीक है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, ये वाली देखो, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी इस हिसाब से। करंट तो गया, ये वही बात है, वही चीज़ है, अंदाज नया, ठीक है। उसी बात को नए अंदाज से बताया है कि करंट की डायरेक्शन तो अंगूठा ही देगा जैसे इसने दिया है, और ये ऐसे घूमेंगे। वही बात मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल से अलग अंदाज में बताई गई है कि जैसे कोई एक पेच है, उसको पेच का से ऐसे यूँ यूँ घुमाओ, यूँ 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 यूँ, मतलब तुम्हारी तरफ ऐसे यूँ, तो करंट की डायरेक्शन इसमें ऊपर होगी। तो जो पेच होगा वो तो करंट की डायरेक्शन देगा, और इसको जो इसकी डायरेक्शन ऑफ रोटेशन है वो क्या देगी, मैग्नेटिक फील्ड की। इसको देखो मैं वापस खोल लूँगा ना, तो वापस खोलूँगा तो ऐसे करूँगा तो ये नीचे आ जाएगा। तो अब देखो डायरेक्शन किधर होगी, देखो यूँ, और इधर करेंगे तो क्या होगी, ऊपर की तरफ। तो इसको मैं लिख देता हूँ, ये है मैक्सवेल्स कॉर्क स्क्रू रूल। ये दूसरा है, इसका दोनों से दी जा सकती है, मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल। ये बात समझ में आ गई होगी। इसके आगे कोई फ्लेमिंग वगैरह कुछ नहीं लिखना है, ये सिर्फ राइट हैंड थंब रूल है जो उस इनफाइनाइट स्टेट वायर की डायरेक्शन देगा। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि मैं ये जो पर्सन पढ़ा रहा हूँ आपको समझ में आ रहे होंगे, और आपको समझ में आ रहे होंगे तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करो ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़ा रहे। नेक्स्ट अगला देखेंगे आगे इसमें। हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज का जो हमारा काम है वो हरियाणा बोर्ड के जो हम क्वेश्चन पेपर सोल्व कर रहे हैं उसके अंदर बारी है सन 2019 का सेट ए के 3-3 नंबर के प्रश्न हम सोल्व करेंगे। फिजिक्स का पेपर है। तो पर्सन जो है 13 पर्सन है कि व्हाट इज़ द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, एंड डिस्कस द इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट। फोटो इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर लाइट की इंटेंसिटी का क्या प्रभाव होता है ये हमने बताना है। तो ये टोटल पर्सन जो है हमारा 3 नंबर का है। तो इसके अंदर 1 नंबर की तो डेफिनेशन मिलेगी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को बताओ भाई, और उसके बाद जो इंटेंसिटी को डिस्कस करेंगे वो 2 नंबर का काम हो रहा है हमारा। तो सबसे पहले हम इसका 1 नंबर वाला पॉइंट डिस्कस करते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है।
तो डियर स्टूडेंट्स, फोटो का मतलब होता है लाइट। जब भी साइंस के अंदर हम फोटो की बात करें तो लाइट इसका मीनिंग होता है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब लाइट इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो इसको समझते हैं, देखो कैसे होता है कि ये हमारे पास कोई एक मेटलिक प्लेट है। इस डायग्राम को देखो आप, इस डायग्राम से ही समझ में आ जाएगा कि हमारे पास एक ये मेटलिक प्लेट है। इसको हम बोलते हैं फोटो सेंसिटिव प्लेट। फोटो सेंसिटिव का मतलब लाइट सेंसिटिव प्लेट। इसके ऊपर जब कोई लाइट रे आके गिरेगी सूटेबल फ्रीक्वेंसी की, तो इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने शुरू हो जाएंगे। उसके बाद ये इवैक्यूएटेड ग्लास प्लेट, हमने एक इसको वैक्यूम का रखा है, ये ग्लास की प्लेट है ये। इसके ऊपर एक लगी हुई है विंडो डब्लू, इसके अंदर से ऊपर से लाइट आएगी। वो लाइट का सोर्स कोई भी हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल हम सूर्य की लाइट के हिसाब से पढ़ा रहे हैं। तो जब सूर्य की लाइट ऑफ सूटेबल फ्रीक्वेंसी इसके ऊपर आके गिरेगी, ये विंडो है क्वार्ट्स विंडो, इसके अंदर से लाइट एंट्री करेगी। तो जब ये लाइट आके गिरेगी तो इसके अंदर से अब यहाँ पे दो काम होंगे, यहाँ पे दो वचन भरवाए जाएंगे ऊपर से जो लाइट आ रही है। वचन नंबर एक कौन सा होगा कि ये जो मेटल होती है इसकी खुद की एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, उससे नीचे अगर कोई लाइट इंसिडेंट लाइट, इस लाइट को हम इंसिडेंट लाइट भी बोलते हैं, ऊपर से जो आ रही है इस लाइट को इंसिडेंट लाइट बोलते हैं। इंसिडेंट लाइट की जो फ्रीक्वेंसी वो है न्यू, और इस मेटल की खुद की एक फ्रीक्वेंसी है न्यू नॉट। तो पहला वचन तो ये है कि भाई इसमें से इलेक्ट्रॉन आउट होंगे, सबसे पहले तो ये कंडीशन पूरी होनी चाहिए, न्यू शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू न्यू नॉट। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होंगे तो वो इलेक्ट्रॉन बाहर चले जाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद देखो, ये जो फोटो सेंसिटिव प्लेट है ये हर लाइट के सामने अपने इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं करती है, ये फ्रीक्वेंसी की मैचिंग करनी होती है। उसके बाद अब देखो ये यहाँ पे कॉम्यूटेटर, डायग्राम को आगे थोड़ा समझाते हुए चल रहे हैं। कॉम्यूटेटर का मतलब होता है कैची। जैसे आपने देखा वो रेलवे के अंदर कैची होती है, रेलवे लाइन के अंदर जैसे दो लाइन ऐसे जा रही हैं तो इनको एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन ऐसे आ जाती है। एक ट्रेन जो है वो इस लाइन जा रही थी इस लाइन से, लेकिन उसको इस लाइन पे लेना होता है, तो आगे एक कैची बनी होती है, उस कैची से वो दूसरी लाइन के ऊपर वो चली जाती है। तो इसको हम बोलते हैं कॉम्यूटेटर। तो ऐसे देखो कैची दिखाई दे रही होगी आपको, कॉम्यूटेटर होगी। ये कैची का क्या काम होता है, देखो ये वाली जो प्लेट है, ये वाली जो प्लेट है, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन एमिट हुए हैं उनके अंदर देखो कुछ इलेक्ट्रॉन तो ऐसे होंगे जो सीधे यहाँ पहुँच जाएंगे, उनकी एनर्जी आई होगी। कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे होते हैं जिनकी एनर्जी इतनी ज़्यादा नहीं होती है, तो वो इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे नहीं पहुँच पाते। तो उनको खींचने के लिए, क्योंकि ये तो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन पे कैसा होता है नेगेटिव चार्ज, तो उनको ये अपनी तरफ खींच लेती है और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की सप्लाई शुरू हो जाएगी और करंट बनने लग जाएगा। इस प्रकार जो करंट बनेगा, लाइट से जो करंट बनेगा उसको हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। ये जो करंट है ये आगे जाके हम बैटरी में स्टोर कर लेंगे। आगे एक बैटरी दिखाई दे रही होगी आपको। अब कैची का काम क्या होता है, देखो इसको हम कभी पॉजिटिव बना सकते हैं, इसको हम नेगेटिव भी बना सकते हैं कैची सिस्टम से। यहाँ इस कैची सिस्टम से इनको हम अलग अलग हिसाब से जोड़ेंगे, ये इसको इससे जोड़ देंगे, इसको इससे जोड़ देंगे, तो ये इनकी पोलरिटी चेंज हो जाती है। कई बार ऐसा होता है कि हम इन इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से करंट को बंद करना चाहते हैं, तो इसके हम कनेक्शन ऐसे कर देंगे कि इसके ऊपर कैसी पोलरिटी आ जाएगी, नेगेटिव, माइनस में। माइनस माइनस क्या करती है, रिपेल करती है, और ये इलेक्ट्रॉन्स वापस तो क्या मतलब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे नहीं, इसकी पोलरिटी इतनी हाई हो जाती है तो ये इनका स्टॉप हो जाता है। उस पोटेंशियल को हम बोलते हैं द मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल एट विच नो एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस, नो फोटो इलेक्ट्रिक करंट टेक प्लेस इज नोन एज द स्टॉपिंग पोटेंशियल। उसको स्टॉपिंग पोटेंशियल बोल लेंगे। उसके बाद देखो डायग्राम के अंदर करंट जो बनेगा, उस करंट को नापने के लिए हमने एमीटर लगा रखे है सीरीज में। हमारा हरियाणा बोर्ड का फेवरेट पर्सन है ये कि सर्किट के अंदर एमीटर को कहाँ पे जोड़े, तो सर्किट के अंदर एमीटर को हमेशा सीरीज में जोड़ना चाहिए, क्योंकि सीरीज के अंदर करंट कभी बढ़ता नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखो ये हमने दिखा रखा है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर को हमेशा बैटरी के पैरेलल में लगाएं, क्योंकि पैरेलल के अंदर वोल्टेज नहीं बढ़ती है। कितनी बार बताता हूँ कि भाई घरों के अंदर जो बिजली की फिटिंग होती है हमारी, वो पैरेलल में होती है।
हर एक इंस्ट्रूमेंट को सेम वोल्टेज मिली हुई है 220 वोल्ट, चाहे वो पंखा हो, एलईडी हो, ट्यूबलाइट हो, चक्की हो, कुछ भी हो। उसके बाद ये करंट जाके इस बैटरी के अंदर स्टोर हो जाता है। ठीक है, तो कितना आसान है देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये एक मेटल के ऊपर आके लाइट गिरेगी, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, इनको हम एक रास्ता दे देंगे, एक पाथ दे देंगे और ये जाके वहाँ पे स्टोर हो जाएंगे। इस हिसाब से जो करंट बनता है उसको हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो डियर स्टूडेंट, ये था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। इसके अंदर आपने एक डायग्राम बना के दिखाना है, उसके बाद इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। यही बात है सारी जो मैंने ऊपर समझाई है। द फिनोमेना ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एमिशन का मतलब बाहर निकलना, एमिट करना, बाहर निकलना, फ्रॉम द सरफेस ऑफ ए सब्सटेंस, सब्सटेंस की क्या होगा, मेटल होगी कोई। वैन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या होती है, सन की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है वो 7 प्रकार की होती है। XUVIRMG, XUVIRMG का मतलब फुल फॉर्म समझ लो, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स और गामा रेज। ये 7, इन सातों को मिला के क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ऑफ सूटेबल फ्रीक्वेंसी, देखो ये बात आ गई ना, वो वचन भरवाया जाएगा। सूटेबल का मतलब कि इसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के साथ वो फ्रीक्वेंसी मैच करनी चाहिए। और इंसिडेंट ऑन इट, जब इसके ऊपर आके गिरती है, इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं हम, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। समझ में आ गया होगा वो। एंड द करंट सो प्रोड्यूस्ड इज नोन एज द फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर तो हमने इतना ही लिख के दिखाना है। उसके बाद आती है इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी, इसकी हमने डिस्कस करनी है। तो डियर स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं इसके अंदर हम इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट। फोटो इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर लाइट की इंटेंसिटी क्या प्रभाव होगा। तो इसके अंदर हम सबसे पहले सीखते हैं कि भाई इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है। इंटेंसिटी का मतलब होता है चमक, लाइट की चमक। ठीक है, मैंने जो डायग्राम दिखाया है इसको सोचो कि ये जो फोटो सेंसिटिव प्लेट थी, ये कोई भी मेटल की हो सकती है, जिंक भी हो सकती है, एल्कली मेटल भी हो सकती है, कोई भी मेटल होगी। ये प्लेट को हमने ऐसे रखा है, इसके ऊपर से एक सोर्स, सूर्य से लाइट आ रही है, लाइट वेव के रूप में ऐसे आएगी, और लाइट जो वेव के रूप में चल रही है, तो उसी बात को मैंने ऐसे दिखाया कि लाइट को मैंने ऐसे पैकेट्स में दिखाया, देखो यूँ वेव के रूप में चलती हुई आ रही। और एक पैकेट को हम बोलते हैं फोटोन, एक पैकेट को क्या बोलते हैं, फोटोन। फोटोन इज द पैकेट ऑफ एनर्जी। और लाइट के जो पैकेट्स होते हैं इनको हम बोलते हैं क्वांटा बोलते हैं। ठीक है, ये जो ऐसे जाके इस मेटल पे सिर्फ टकराएगी, उसके बाद वचन भरवाए जाएंगे। वचन कौन से होंगे बताओ। पहला वचन तो ये होगा कि इसकी जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है और इसकी फ्रीक्वेंसी न्यू है, ये वाली बड़ी या इसके बराबर है या नहीं, एक तो वचन ये भरवाया जाएगा। अगर ये कम होगी तो एक भी इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इन पैकेट्स को तो हम बोलते हैं फोटोन। और जब ये टकराएगी, वचन भर दिए, वचन भी भर दिए, तब इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलने शुरू हो जाएंगे, वो बेघर हो जाएंगे, अपने घर से बाहर निकल जाएंगे। इस प्रकार के इलेक्ट्रॉन जो घर से बाहर निकले हैं इस लाइट की वजह से, इन इलेक्ट्रॉन्स को हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, उसके बाद देखो, अब हमने जो इससे पहले जो एक डायग्राम बना के दिखाया था, उसके अंदर हमने कीपिंग न्यू का मतलब फ्रीक्वेंसी, जो लाइट जो है उसकी फ्रीक्वेंसी को फिक्स करेंगे। फिक्स का मतलब करने का बड़ा ही आसान तरीका है कि कोई भी हम एक रंग की लाइट ले लेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने ब्लू लाइट ले रखी है, तो हमने जो बनाया था अभी एक इसका डेमो, यहाँ पे डायग्राम था, ये फोटो सेंसिटिव प्लेट थी, ये कलेक्टर है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन लाइट इस पे आके गिरेगी और यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। तो ये वाली चीज़ ध्यान दो, इस लाइट का जो कलर है ना वो हमने फिक्स कर दिया है। जैसे ग्रीन कलर की ले ली, येलो कलर की ले ली, तो जैसे कलर फिक्स करोगे तो इसका मतलब उसकी वेवलेंथ फिक्स होगी। वेवलेंथ का नाम ही कलर होता है, और वेवलेंथ फिक्स होगी तो कलर भी फिक्स होगा। तो इस हिसाब से उसकी फ्रीक्वेंसी भी कांस्टेंट होगी, फिक्स होगी। फिक्स का मतलब कांस्टेंट होगी, उसको चेंज नहीं करना है। दूसरा, ये हमारा एमिटर है जहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। ये प्लेट है जो इनको पकड़ेगी, इसको हम अपनी इच्छा से पॉजिटिव नेगेटिव दे सकते हैं नाम। अब देखो, ये दो चीज़ फिक्स कर दी, इसकी लाइट की फ्रीक्वेंसी फिक्स कर दी है
इसके बीच में, दोनों के बीच में वो बैटरी भी फिक्स कर दी है, पोटेंशियल भी फिक्स कर दी है। अब जैसे जैसे आप लाइट बढ़ाएंगे, इंटेंसिटी का मतलब लाइट की चमक, जैसे जैसे हम लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाएंगे वैसे वैसे इसके अंदर से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकलने शुरू होंगे और ज़्यादा करंट बनेगा। क्योंकि मैंने नीचे लिखा है, देखो यहाँ पे, मोर इंटेंसिटी मीन्स मोर फोटोन। ठीक है, लाइट की इंटेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी उसमें उतने ज़्यादा फोटोन होंगे। तो ये पहला वाला पॉइंट समझ में आ गया, पहला पॉइंट जो है वो क्लियर हो गया हमारे, कि ज़्यादा इंटेंसिटी होगी तो ज़्यादा फोटोन होंगे। जैसे अब देखो, मैं अब डे लाइट में शूट कर रहा हूँ तो आपको हमारी ये बोर्ड पे एक एक अक्षर आपको साफ दिखाई दे रहे हैं। यही मैं अगर सुबह 5:30 बजे शूट करता उस समय लाइट की जो इंटेंसिटी होती है वो इतनी कम होती कि उसके अंदर फोटॉन्स की संख्या बहुत कम होती, और हमारी जो अक्षर जो आपको दिखाई दे रहे हैं, मैं जो दिखाई दे रहा हूँ, इतना साफ दिखाई नहीं देता। सीधी सी बात है कि मोर इंटेंसिटी मीन्स मोर फोटोन, उसमें ज़्यादा फोटोन होते हैं। और दूसरी कहानी सुनो, एक फोटोन जो है वो एक फोटो इलेक्ट्रॉन को आउट कर सकता है, ये भी कंडीशन है। एक आया और अपने पार, एक आदमी आया, उसने खेत में गया और अपना गंडा उखाड़ा और निकल गया, चला गया। ठीक है, सेम वही बात है। अब देखो, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर सेकंड फ्रॉम एमिटर सरफेस, एमिटर सरफेस ये है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी होगी उतने ही ज़्यादा इसमें से फोटो इलेक्ट्रॉन आउट होंगे। तो हम एक ग्राफ खींचते हैं। देखो, इंटेंसिटी थी मान लो सुबह 5 बजे, 5 बजे जो लाइट की चमक थी वो सूरज की लाइट के साथ कंपेयर करके चलो, तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट था इतना। उसके बाद 11 बजे चमक ज़्यादा हुई तो करंट और भी ज़्यादा बना, 2 बजे और भी ज़्यादा हुई, ये भी और ज़्यादा बना। तो अब देखो इनके हम ग्राफ खींचेंगे। देखो ये तो आया पॉइंट यहाँ पे, ये पॉइंट आया यहाँ पे, ये आया पॉइंट यहाँ पे। यहाँ से देखो एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। इस स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या होता है कि ये चीज़ बढ़ेगी तो ये चीज़ भी बढ़ेगी। तो डियर स्टूडेंट, ये था हमारा 3 नंबर का प्रश्न। इसके अंदर मैंने जितना बताया आपने उतना ही करना है, क्योंकि समय का भी ध्यान रखना होता है। तो उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा, और समझ में आ गया और आपको मेरी बताई हुई सारी बात अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करो, ताकि हम और भी हमें मोटिवेशन मिले। थैंक्स। हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज का हमारा जो काम है वो है सन 2019 का सेट ए के 3 नंबर के प्रश्नों की सीरीज़ हमने सोल्व करवाई है। तो उसका लास्ट प्रश्न बचा हुआ 18वां प्रश्न है कि फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन स्फेरिकल सेल एट ए पॉइंट आउटसाइड द सेल। ठीक है, तो हमने ये इसका एक्सप्रेशन निकाल कर दिखाना है और 3 मार्क्स का काम करना है इसमें। तो पहले हम ये पता करते हैं भी सेल ही क्या होता है। सेल का मतलब एक ऐसा कवच टाइप का। ठीक है, उससे पहले मैंने पढ़ाया था 20 एक सवाल, उसमें था CELL सेल। सेल का मतलब बैटरी सेल। ठीक, वो सेल अलग होता है। ये है सेल, SHELL। ये सेल का मतलब है कवच। कवच एक ऐसा, जैसे अंडे का जो है ना ऊपर का जो वो सेल होता है, यानी कि जो वाइट वैसा है वो सेल है। अब वो कवच है किसका, उसके अंदर जो लिक्विड जो है उसके ऊपर एक कवच का काम कर रहा है वो। तो ऐसे ही एक सेल है जो खाली है, बीच में से अंदर से खाली है, ये गोलाकार शेप में है। इसका रेडियस ले लेते हैं R, इसका सेंटर है O। ये बात जो मैं बता रहा हूँ इसको यहीं पे सजा दो साइड में। कंसिडर थिन स्फेरिकल सेल। थिन का मतलब जो अंडे वाला थी, वो अंडे वाली कहानी। अंडा तो अंदर से भरा होती है तो बिल्कुल खाली है, जैसे घुंघरू होता है ना बीच में से खाली, इस टाइप से है ये। ऑफ रेडियस R एंड सेंटर O। इसका सेंटर O है। लेट क्यू बी द चार्ज ऑन द स्फेरिकल सेल। जो बात डायग्राम में थी वो हमने लिख दी, इसको हमने सजा दिया। और इसके ऊपर जो प्लस क्यू चार्ज जो है वो देखो जो स्फेरिकल बॉडी होगी अंदर से खाली होगी, मेटल की होगी, कंडक्टिंग होगी, उनको जब हम चार्ज करेंगे तो चार्ज उसकी पूरी बॉडी के ऊपर बाहर आ जाता है।
ठीक है। तो ये जो चार्ज हो गया, तो चार्ज जब भी चार्ज आता है, वो करंट आता है तो मैग्नेटिक फील्ड बनता है, चार्ज आता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। तब इसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, वो कहाँ तक बनेगा हमने आउटसाइड बताना है। आउटसाइड का मतलब इससे कहीं आर दूरी के ऊपर, ठीक है, आर दूरी के ऊपर बताना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम एक इमेजनरी सरफेस कंस्ट्रक्ट करते हैं, इसको हम बोलते हैं गॉसियन सरफेस। तो मैं यहाँ एक गॉसियन सरफेस यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ, वो भी स्फेरिकल ही होगा और उसका रेडियस क्या होगा, आर के बराबर होगा, ठीक है। वो जो गॉसियन सरफेस है, इसका मैं एक छोटा हिस्सा लूँगा, ये वाला, इसको हम बोलेंगे ds। अब देखो इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज से लाइन जो है वो बाहर की तरफ जाएंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने इस E का मान निकाल कर दिखाना है। तो इसके अंदर दो फार्मूले यूज होंगे। ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ये एप्लीकेशन है गॉस थ्योरम की, ठीक है। तो इसके अंदर गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन यूज होगी। दूसरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते बहाव, कि इसके अंदर से ऐसी लाइंस की बहाव निकलेंगी बाहर। जैसे मैं बताऊं फॉर एग्जांपल, एक हमने कोई रसगुल्ला ले लिया और वो चाशनी में दबा हुआ है, उस रसगुल्ले को पकड़ो आप, और जब उसको आप ऐसे यूँ दबाओगे, स्क्वीज़ करोगे, तो उसके अंदर से हर जो जितने बारीक बारीक होल्स हैं, पोर्स हैं, उन सब के अंदर से रस बाहर आएगा कि नहीं आएगा। सेम ऐसी ही कहानी है कि इसके अंदर से हर ऐसी लाइंस बाहर निकल रही है, जैसे उसमें से चाशनी बाहर निकल रही रसगुल्ले में से, ऐसे ही बाहर निकलेंगी ये। तो मैं तो एक साइड की दिखाई है भाई, हर जगह होंगी ये तो। और ये जो मैंने गोला बनाया है, इसका रेडियस है r, तो इसका जो सरफेस एरिया कितना होगा, 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। हम पहले छोटे के लिए पढ़ रहे हैं। यहाँ पे d फाई है, d फाई का मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो स्टार्टिंग करते हैं हमारी, इसमें में और लिखेंगे थोड़ा सा, एक लाइन और लिख देंगे, कंस्ट्रक्ट गॉसियन सरफेस, कंस्ट्रक्ट्स गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस कैसा होता है, इमेजनरी, ऑफ रेडियस आर। जो डायग्राम में जो चीज़ काम करते जा रहे हैं उन्हें शब्द में लिखते रहो, यही सजावट है, रटने की जरूरत नहीं है। तो s किसके बराबर आ गया, सच दैट s इज इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर। ये लिखते जाओ साफ साफ, खुला खुला। 3 नंबर का है, देख लिया करो कितनी परसेंट की औकात है। 3 नंबर है, 3 नंबर का ही करेंगे। उसके बाद देखो भाई, सबसे पहले तो हम इस छोटे एरिया की इसी वे जाँच करेंगे। अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला होगा, तो इसके अंदर हम इसमें क्या चीज़ मार रहे हैं, कंसीडर स्मॉल एलिमेंट एरिया ds। तो छोटा एरिया होगा, तो छोटा एरिया में तो छोटी चाशनी निकलेगी। तो उसको मैं ऐसे लिखूं, d फाई इज इक्वल टू e इंटू डी एस। और हमने काम तो हम छोटे से शुरू करते हैं, लेकिन करना तो हमने पूरा कंप्लीट होता है। इंटीग्रेशन होगा समेशन, हमने तो पूरे का निकाल कर दिखाना है। तो डी फाई का इंटीग्रेशन कितना हो गया, फाई ई इंटू एस, ठीक है, डी फाई ई इंटू एस। अभी तो काफ़ी दिखाई दे रहा है। और यहाँ से हमने एस का मान निकाल रखा है, किसके बराबर है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो दिस इम्प्लाइज फाई इज इक्वल टू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। एक बात आप सबके समझ में आ गई है, तो इसमें तो कोई जोर पड़ा ही नहीं। उसके बाद गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन है, तो हम गॉस थ्योरम लिखेंगे। गॉस थ्योरम क्या कहती है, यहाँ लिख लूँ, यहाँ दिखाई दे रहा है कि नहीं, देखता हूँ, 1 मिनट, बन जाएगी बात। ये है गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम होती है फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये सेकंड इक्वेशन है। डियर स्टूडेंट, दोनों में देखो, इसमें फाई इसके बराबर है, उसमें फाई उसके बराबर है। तो इसका मतलब E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से हमने E की वैल्यू निकाल कर दिखानी है बस। फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। हमने E का ही मान निकाल कर दिखाना था, वो अब हम निकाल देंगे यहाँ से। E कितना आ जाएगा, E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई, नीचे वही एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इंटू क्यू। ये निकाल दिया मैंने ऐसे, यही था, यही दिस इज़ द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। इसी एक्सप्रेशन की हमें ज़रूरत थी। और अगर ये जो गोला है, सेल है, इसको हम किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम में होता है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k होता, तो इसको हम k से और भाग कर देते। तो ये था, इसको थोड़ा अच्छी तरह खुला खुला लिख दो। 3 नंबर के आप मालिक बन गए, आपके समझ में भी आ गया।
उसके बाद इसी में एक थोड़ा और बताता हूँ मॉडिफिकेशन। अगर वो नु गएगी इसको यहाँ पे बताओ, सरफेस के ऊपर बताओ। जब सरफेस के ऊपर बताएंगे, ये तो था हमारा केस फर्स्ट आउटसाइड, आउटसाइड द स्फीयर, आउटसाइड द सेल। अगर वो सेकंड केस के अंदर पूछे, सेकंड केस में पूछे कि भाई आप बताओगे इसके सरफेस पे क्या होगा, सरफेस का मतलब हम यहाँ से सरक के यहाँ पहुँच गए। तो अब देखो ये वाली जो आर थी वो इस आर के बराबर होगी। तो हमने जो सिद्ध कर रखा है केस 2 में, केस 2 हम डिस्कस करेंगे। केस फर्स्ट में हमने ये पढ़ा था E इज इक्वल टू के का मतलब था 1/4πε0 आर स्क्वायर इंटू क्यू। तो इस आर, ये आर किसके बराबर होगी, बड़े आर के बराबर होगी। तो इस आर को हम बड़ा आर लिख दूंगा, 1/4πε0 आर स्क्वायर। ये मेरा सेकंड भाग सर हो गया। उसके बाद मान लो वो गया अंदर, बताओ केस 3। तो अंदर क्या बताएं, अंदर जैसे ही अब इससे और अंदर जाएंगे तो अंदर तो खाली है, ये अंदर तो ये चार्ज है ही नहीं, ये चार्ज जो है इसकी बाउंड्री के ऊपर है। तो वहाँ पे केस थर्ड इनसाइड द सेल E बराबर 0, क्योंकि वहाँ पे क्यू तो है ही नहीं। जब क्यू है ही नहीं तो क्या बन जाएगा, E किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। तो मैंने इसका सेकंड केस भी समझा दिया है। सेकंड केस के अंदर क्या लिखोगे यहाँ पे, इनसाइड द सेल और R इज लेस देन R, नहीं सॉरी ये था सरफेस के ऊपर था, ये तो R इज इक्वल टू R एट सरफेस, और ये था इनसाइड द सेल। इसके अंदर क्या लिखेंगे, R लेस देन R। इससे पहले जो करा था उसमें क्या पढ़ा था हमने, R ग्रेटर देन R। ठीक, अब यही से ग्राफ और करवा देता हूँ। E और R के बीच में ग्राफ आएगा, ये याद रखना, इसका स्पेशल केस है ये होगी हमारी E, ये होगी E, ये है R। तो यहाँ से देखो 1 2 3, ये यहाँ पे हो। अब आप जैसे अंदर जाओगे तो E का मान कितना है, 0। अभी मैंने बता दिया अंदर तो कितना है, अंदर कितना 0, और आगे जाओगे तो कम होता जा रहा है, E इनवर्सली 1/r स्क्वायर। तो इस केस को मैं क्या लिख दूँ, इस केस को मैं लिख दूँ इनसाइड, इसको मैं क्या लिखूँ, इस पॉइंट को सरफेस, इसको क्या लिख दूँ, आउटसाइड। तो ये ग्राफ ऐसे बनेगा, सरफेस पे मैक्सिमम, उसके बाद डाउन होता चलेगा, E इनवर्सली 1/r स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है, खाली 0। तो ये ग्राफ भी एक नंबर में आता है, कई बार इसका ग्राफ ही खींच के दिखाओ, तो आपने ऐसे ग्राफ खींच देना है। तो उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट्स ये पर्सन आपके समझ में आ गया होगा। पर्सन समझ में आ गया हो और मेरी बताई सारी बात अच्छी लग रही हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। यही हमारी गुरु दक्षिणा है। थैंक्स। हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज का जो हमारा काम है वो है सन 2019 का सेट ए के 3 नंबर के पर्सन को हम सोल्व करेंगे। तो उसी सीरीज़ के अंदर पर्सन आता है व्हाट आर द पोस्टुलेट्स ऑफ बोर एटॉमिक थ्योरी। बोर एटॉमिक थ्योरी की कौन कौन सी पोस्टुलेट्स थी वो हम डिस्कस करेंगे इस पर्सन के अंदर। ये पर्सन 3 नंबर का है। तो बोर की जो पोस्टुलेट्स थी, पोस्टुलेट्स का मतलब वो होता है जो अवधारणा, किसी के बारे में हम कोई धारणा बनाई भाई ऐसी चीज़ होती होगी शायद। तो उसने तीन पोस्टुलेट्स दी थी, 1 बाय 1 इनको हम डिस्कस करेंगे। तो थोड़ा इनके बारे में एक नज़र डालते हैं कि एटॉमिक मॉडल्स क्या क्या थे। तो डियर स्टूडेंट्स हम स्टार्टिंग करते हैं एटम और न्यूक्लियस के बारे में। देखो एटम का साइज़ इतना छोटा होता है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल हम कोई एक सेब ले लें, एक एप्पल ले लिया, और एप्पल के जो एटम्स है जो नंगी आँख से दिखाई भी नहीं देते, जो एटम है, एटम को अगर एप्पल के साइज जितना कर दिया जाए, ध्यान से सुनो, एटम को अगर एप्पल के साइज जितना कर दिया जाए तो एप्पल जो है वो होगा
किसके साइज के बराबर? धरती के साइज के बराबर होगा, अर्थ के साइज के बराबर हो जाएगा। एप्पल इज इक्वल टू साइज ऑफ अर्थ। तो देख लो, ये है एटम की कहानी। इफ ईच एटम ऑफ एन एप्पल इज increase to the size of apple, then apple size nearly equal to size of the earth। ठीक है, तो ये हो गया एटम की बात। एटम देखो अब कितना छोटा होता है, और एटम का जो साइज होता है, एटम साइज इज 10 की शक्ति -10 मीटर। इसको हम फेम्टोमीटर भी बोलते हैं, फेम्टो, FAMTO, फेम्टोमीटर। और इसको प्यार से फर्मी भी कह देते हैं। 10 की शक्ति -10 को हम बोलते हैं एंगस्ट्रम। 10 की शक्ति -10 को क्या बोलते हैं? एंगस्ट्रम। 10 की शक्ति -15 को बोलते हैं फर्मी। वो आगे न्यूक्लियस में बताएंगे। तो अब थोड़ा एटम जो है वो इतना छोटे साइज का होता है, तो एटम के अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग मॉडल प्रस्तुत किए कि शायद ऐसा होता होगा, ऐसा होता होगा। तो 3-4 मॉडल्स की सीरीज़ है हमारे पास। सबसे पहले जो एटम था कि जैसे कोई, ये हमने एक एलिमेंट ले लिया। एलिमेंट का मतलब जो पीरियोडिक टेबल में 118 उनमें से कोई भी एक ले लिया। गोल्ड, एल्युमिनियम, सिल्वर, चांदी, कोई भी एक एलिमेंट ले लिया। उसके आप छोटे टुकड़े करो, ब्रेक करो, उसके बाद और छोटे टुकड़े करो, उसके बाद और छोटे टुकड़े करो। आखिर में एक टुकड़ा ऐसा बचेगा जिसके और टुकड़े नहीं हो सकते, उसको हम बोलते हैं एटम। स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एन एलिमेंट, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एन एलिमेंट विच कैन नॉट बी फर्दर ब्रोकन, विच कैन नॉट बी फर्दर ब्रोकन, जिसको आगे नहीं तोड़ा जा सके, इज नोन एज एटम, इज नोन एज एटम। उसको हम एटम बोलते हैं। ठीक है, तो एटम के बारे में पता चल गया। और जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है, केमिकल रिएक्शन का मतलब जैसे Na जमा Cl, NaCl जमा वाटर, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगी तो सबसे पहले एटम्स भाग लेते हैं। एटम्स टेक्स पार्ट इन रिएक्शन। ठीक है, तो ये मैंने इनकी थोड़ी जानकारी दी है आपको कि भाई एटम ऐसे होते हैं, एटम इतने छोटे होते हैं कि उनको नंगी आँख से नहीं देखा जा सकता है, और कंपेयर भी करवा दिया। और जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगी तो एटम सबसे पहले रिएक्शन में वही भाग लेते हैं। तो ये आगे बात। अब देखो भाई, जो चीज़ नंगी आँख से दिखाई ना दे और उसके बारे में बताए कोई, तो उन चीज़ों को हम बोलते हैं पोस्टुलेट्स। ठीक है, तो अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग पोस्टुलेट्स दिए हैं। तो मैं शॉर्टकट में इनका नाम बताता हूँ। सबसे पहला जो एटम के बारे में बताई थी वो थे जॉन डाल्टन। उसके बाद J.J. थॉमसन मॉडल, उसके बाद रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट भी किया था, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। और उसके बाद आती है नील्स बोर थ्योरी, यानी कि बोर्स एटॉमिक मॉडल। तो ये 4 मॉडल है हमारे पास। उसके बाद 5वां भी है क्वांटम एटॉमिक मॉडल, उसको भी डिस्कस करेंगे टाइम आएगा जब। तो अब देखो भाई, सबसे पहले ये साइंटिस्ट ने बताया था कि एटम जो होता है वो, एटम इज़ द स्फेरिकल इन शेप। एटम जो होते हैं वो एक तो उनकी जो शेप होती है वो कैसी होती है? स्फेरिकल, गोलाकार शेप में होते हैं वो। और एटम से और छोटे टुकड़े नहीं हो सकते हैं। जब भी कोई न्यूक्लियर रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन होगी
तो सबसे पहले न्यूक्लियर नहीं भाई, केमिकल रिएक्शन, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगी तो सबसे पहले एटम भाग लगते हैं। ठीक, तो ये एटम की जानकारी मिली। उसके बाद आता है जे जे थॉमसन मॉडल और प्लम पुडिंग मॉडल। जैसे इसने बताया कि ये बात तो सही है कि वो स्फेरिकल होते हैं, लेकिन उसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल उसके अंदर ठोस रखे हैं। जैसे कि प्लम पुडिंग मॉडल का मतलब कि वेस्टर्न देशों के अंदर प्लम पुडिंग खीर को बोलते हैं। जैसे खीर के अंदर हम किशमिश और खोपरे डालते हैं ना, ऐसे जो पड़े रहते हैं किशमिश खोपरे, ऐसे ही जे जे थॉमसन ने बताया कि ये एक ऐसे गोलाकार शेप में है और इसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल इसके अंदर एम्बडिड को मतलब इसके अंदर ठोस रखे हैं। ठीक है, ये भी होगा। और एटम के ऊपर जो है न्यूट्रल होता है चार्ज, एटम पे कोई चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रल, एटम इज न्यूट्रल। ये भी पॉइंट हो गया हमारा। उसके बाद आता है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट करने के बाद अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग रदरफोर्ड ने खोज करके दी कि भाई इसके सेंटर में एक न्यूक्लियस होती है जहाँ सारा पॉजिटिव चार्ज और सारा मास यहीं पे रहता है और इलेक्ट्रॉन इनके बाहर जो है वो चक्कर लगा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इन द सर्कुलर पाथ्स। ठीक है, उसके बाद ये मॉडल भी फेल हो गया। देखो हर चीज़ फेल होती गई, फेल, ये मॉडल भी फेल हो गया क्योंकि साइंस की थ्योरी में फिट नहीं बैठे। उसके बाद ये भी फेल हो गया, फेल का मतलब ड्रॉबैक्स बोलेंगे यहाँ पे। उसके बाद आता है बोर एटॉमिक मॉडल। बोर एटॉमिक मॉडल आया है। बोर एटॉमिक कहता है कि ये बात सारी सच है जो रदरफोर्ड ने बताई है कि इसके सेंटर में एक न्यूक्लियस होती है और इलेक्ट्रॉन्स इसके चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन उसी समय मैक्सवेल की कोई थ्योरी थी, उसमें बताया कि कोई भी चार्ज पार्टिकल जब मूव करेगा तो उसके अंदर से एनर्जी रेडिएट होती रहती है। एनर्जी रेडिएट होगी, एनर्जी उसकी निकलती रहेगी और वो एनर्जी उसकी कम होती होती एक टाइम ऐसा आएगा कि वो इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ पे चला जाएगा, न्यूक्लियस के अंदर चला जाएगा और एटम का जो अस्तित्व वो वही ख़त्म हो जाएगा। कहते हैं कि एटम इज स्टेबल, तो वो बात फेल हो जाएगी, तो मॉडल फेल हो गया। उसके बाद आती है बोर्स एटॉमिक मॉडल। तो मैंने ये सारी भूमिका इसलिए बनाई है कि क्योंकि अपना प्रश्न तो है ना, व्हाट आर द पोस्टुलेट्स ऑफ बोर एटॉमिक थ्योरी। तो अब हम ये वाली चीज़ पढ़ेंगे। तो अब तक मैंने जो पढ़ा है ये सारी इंट्रोडक्शन थी। अब हम डिस्कस करेंगे हमारी बोर एटॉमिक थ्योरी। देखो बोर एटॉमिक थ्योरी जो है ना, ये बिल्कुल मॉडिफिकेशन है किसका, रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के बाद रदरफोर्ड ने जो पोस्टुलेट दी थी, जो मॉडल दिया था, उसका क्या है, ये उसका थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है। ये कहता है कि एवरी एटम कंसिस्ट ऑफ ए स्मॉल एंड मासिव कोर इन विच, हर एटम के अंदर एक मासिव कोर होती है, मासिव कोर in which entire positive charge and almost whole mass of the atom is consisted। यहीं पर ही सब कुछ है। ठीक, तो ये जो न्यूक्लियस जिसको हम बोलते हैं, जो सेंट्रल मास है ये हमारा न्यूक्लियस, इस न्यूक्लियस की खोज किसने करी थी, रदरफोर्ड ने। तो एक नंबर का प्रश्न हमारा ये बनता है कि हु डिस्कवर्ड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस इज डिस्कवर्ड बाय द रदरफोर्ड। ठीक है, तो ये पॉइंट तो उसने रदरफोर्ड वाला ही बताया भाई कि हर एटम के सेंटर के अंदर क्या होती है, एक न्यूक्लियस होती है और जिसके अंदर सारा मास और पॉजिटिव चार्ज यहीं पर विद्यमान है और मोस्ट पार्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी। और ये कुछ सर्कुलर ऑर्बिट हैं, ऑर्बिट का मतलब रास्ते, जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। यहाँ पर रेडियस की कोई वो नहीं है, बंधन नहीं है, कितने भी ऑर्बिट्स हो सकते हैं।
कितने भी जो ऑर्बिट्स हो सकते हैं वो बताए थे किसने, रदरफोर्ड ने। लेकिन बोर थ्योरी कहती है कि ऐसे नहीं होते, ये वेल डिफाइंड ऑर्बिट्स हैं। वेल डिफाइंड का मतलब इनकी एनर्जी जो है वो फिक्स है। आगे देखो इसी में ही, इलेक्ट्रॉन मूव अराउंड द न्यूक्लियस इन सम सर्कुलर ऑर्बिट्स, इन सम फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट। देखो अब फिक्स्ड की बात कर दी, यानी कि जितने भी ये जो ऑर्बिट्स हैं n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3, ये जो ऑर्बिट्स हैं इनके अंदर ही घूम सकते हैं। बल्कि जो रदरफोर्ड ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ घूमते रहते हैं, उसने कोई ऑर्बिट्स की कोई ऐसी बात नहीं बताई थी। इसने नई चीज़ जो बताई है वो क्या है कि वो ऑर्बिट्स के अंदर घूम सकते हैं, लेकिन वो फिक्स हैं कुछ। अच्छा अब देखो, अब कोई चीज़ जब गोलाई में घूमेगी, इलेक्ट्रॉन जब चारों तरफ इनके ऐसे राउंड करेंगे, मूव करेंगे, तो मूव करने के लिए जो फोर्स जिम्मेवार होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। कौन सा फोर्स होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से आएगा जो इसको प्रोवाइड करवाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स जो आएगा वो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस पे कैसा है, प्लस। इन दोनों के बीच में, चार्ज के बीच में लगने वाले फोर्स को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जो फोर्स चार्ज के बीच में लगे उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स को कौन प्रोवाइड करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस। ठीक है, ये फर्स्ट पोस्टुलेट थी।